जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए जीएस का सिलेबस हमने आपको बता रखा है। और आज हमारा जो टॉपिक होगा, आज से जो हमारा सब्जेक्ट शुरू होना है वो इतिहास है। क्योंकि इतिहास को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, सबसे ज्यादा बच्चों ने बोला था कि इतिहास शुरू किया जाए जीएस में यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए। तो हम यूपी ट्रिपल एससी पेट में केवल और केवल आपके सिलेबस को ही लेकर के चलेंगे, और जितना ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हो सकता है उतना आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले क्लास में, जिसका नाम सिंधु सभ्यता है। अच्छा, सिंधु सभ्यता पढ़ने से पहले हम इतिहास में जो पुराना है, जैसे जहां से हमारा इतिहास शुरू होता है, 5 मिनट थोड़ी सी हम जानकारी उसके बारे में लेंगे। उसके बाद हम अपने टॉपिक सिंधु सभ्यता पर आएंगे और सिंधु सभ्यता से हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। तो इतिहास, सबसे पहले इतिहास क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिएगा। इतिहास यानी आज से पहले जितनी भी घटनाएं घटी, आज से पहले जितनी भी घटनाएं घटी, उन घटनाओं में से जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका क्रमवार अध्ययन, उनका चरणबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? इतिहास कहलाता है। यानी आज से पुराने जितनी भी घटनाएं हैं। अब ऐसा नहीं है कि कल हम केला छील के खा रहे थे तो बंदर लेके भाग गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। यानी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, है ना। अब पता चला कि 4 साल पहले हमको वो छोड़ के चली गई, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण घटना है, ये आप इतिहास में पढ़े, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो महत्वपूर्ण घटना है, यानी पूरे देश को दृष्टिकोण में रखते हुए जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इतिहास इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक हम हेरोडोटस को बोलते हैं। हेरोडोटस, लगभग आप सभी को पता होगा कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, तो इसके आगे हम चलते हैं। तो इतिहास का जनक किसे कहा जाएगा? तो हेरोडोटस को कहा जाएगा। अब इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास को हम 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं। 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं। पहला कालखंड आपका प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा कालखंड आपका आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा खंड आपका ऐतिहासिक काल। और आपके सिलेबस में प्राग ऐतिहासिक काल हम नहीं पढ़ेंगे। हम आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता से लेकर के, और जो आपके ऐतिहासिक काल में है मराठा साम्राज्य, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हुए चलेंगे। तो केवल आपके सिलेबस पर फोकस किया जा रहा है, ताकि हम केवल आपको उतना ही कंटेंट दे पाए जिससे कि आपको पेट का पेपर देने में आपको कोई दिक्कत ना हो। यानी पढ़े पढ़ाए प्रश्न जब आपको पेपर में मिलेंगे तब आप कहोगे कि हाँ, पेट में जो पढ़ाया गया था वही आपके पेपर में मिला। ठीक है, तो हमने इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा? 3 कालखंडों में। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में चर्चा करेंगे तो हम देखते हैं कि मानव जाति का उदय, मानव जाति का उत्थान सबसे पहले कहां हुआ, या मानव जाति सबसे पहला अपने अस्तित्व में, यानी सबसे पहले अपने अस्तित्व में कहां पर आई। तो लगभग 20 लाख साल पहले। कितना भैया? 20 लाख साल पहले अफ्रीका महाद्वीप को, यानी 20 लाख साल पहले मानव की उत्पत्ति या मानव का उदय कहां हुआ? तो मध्य अफ्रीका में। कहां पे भैया? तो मध्य अफ्रीका में।
तो मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं। मानव जाति का पालना या मानव जाति का उदय या मानव जाति का उत्थान सबसे पहले कहाँ हुआ? तो आप कहोगे मध्य अफ्रीका में। अब यही जब हम बात करेंगे कि मानव सभ्यता का पालना, मानव सभ्यता का पालना और मानव जाति का उदय यानी मानव जाति का पालना, ये दोनों अलग हैं। मानव जाति का पालना आप मध्य अफ्रीका कहोगे, और जब आएगा मानव सभ्यता, जब मानव जाति की सभ्यता की बात आएगी तब आप कहोगे एशिया महाद्वीप। यानी सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप, और मानव जाति के उदय यानी मानव जाति का पालना आप कहोगे मध्य अफ्रीका। ठीक है। अब इसके आगे देखिएगा, जब हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो प्रागैतिहासिक काल को हम 4 खंडों में बांटते हैं। पहले तो हमने ऐतिहासिक को 3 कालखंड में बांटा, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। फिर हम प्रागैतिहासिक को देखते हैं तो प्रागैतिहासिक काल को हम 4 कालखंडों में बांटते हैं। पहला कालखंड, अच्छा, प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, और क्योंकि उस समय में केवल पत्थर का यूज यानी पत्थर के औजार और पत्थरों का उपयोग करके ही मानव अपने पेट की भूख भी शांत करता था, और आग की खोज भी आपका पाषाण काल यानी प्रागैतिहासिक काल में हुआ। तो प्रागैतिहासिक काल को पत्थरों का उपयोग यानी ज्यादातर पत्थरों के उपयोग के कारण पाषाण काल नाम दे दिया गया। अब हम प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल को 4 भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? तो भैया सबसे पहला आपका निम्न पूरा पाषाण काल। कौन सा? निम्न पूरा पाषाण काल या पूर्व पूरा पाषाण काल। फिर उसके बाद आते हैं मध्य पूरा पाषाण काल, फिर आपका नव पाषाण काल, और फिर चौथा है आपका ताम्र पाषाण काल। अब पाषाण काल में जो पहला विभाजन है आपका निम्न पूरा पाषाण काल, तो निम्न पूरा पाषाण काल में हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि मानव जाति का उदय होना तो शुरू हुई हो गया था, साथ ही साथ मानव ने निम्न पूरा पाषाण काल में आग की खोज की। किसकी खोज की? आग की खोज की। और ये आखेटक के रूप में यानी शिकारी के रूप में अपना जीवन यापन करते थे। शिकारी के रूप में अपना जीवन यापन करते थे। बस उस समय ऐसा होता था कि बस अपना पेट भरने के लिए कुछ भी करना पड़े तो आदमी करता था, और कच्चा मांस खाता था, क्योंकि पकाने के लिए कोई साधन नहीं होता था। ये तो बाद में जब आग की खोज हुई तो मांस को पका करके खाना भी आदमी सीख गया। और इसी निम्न पूरा पाषाण काल में हमें यह भी देखने को मिलता है कि जब आदमी एकदम पेट और भर के एकदम शांत मन हो करके जब बैठता था, उसके पास कोई काम नहीं रहता था। और जब कोई काम नहीं रहता था तो वो जिस जगह पर बैठते थे यानी जिस गुफा में बैठते थे, उसी गुफा में उसने चित्रकारी करना भी शुरू कर दिया। और सबसे पहला चित्रकारी का साक्ष्य हमें मध्य प्रदेश के रायसेन जिला से मिलता है, जिसको हम भीमबेटका के नाम से जानते हैं। तो रायसेन जिला में भीमबेटका नामक जगह है, जहां पर हमें सबसे पहले मानव द्वारा की गई पहली चित्रकारी मिलती है। अब ऐसा तो था नहीं कि उस समय का मानव लियोनार्डो दा विंची की तरह बढ़िया फोटो बनाता था या मोनालिसा का फोटो बनाता था। उस समय का मानव जो अपने आंख से देखता था या जो भी वो करने का प्रयास करता था या जो करता था, उसी के बारे में चित्र बना दिया करता था। जैसे कुछ इस प्रकार का चित्र बनाया करता था, कुछ इस प्रकार का चित्र बनाया करता था कि ये आदमी है। अच्छा,
मैं जब भीमबेटका घूमने के लिए गया था, तो लगभग अभी साल भर पहले की बात है। मैं मध्य प्रदेश भोपाल में गया हुआ था, तो भोपाल के जस्ट बगल का ही जिला है रायसेन। रायसेन जिला से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर आपका ये भीमबेटका नामक जगह पड़ेगी, और वहीं पे एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि जैसे ही आप एंटर करने की कोशिश करेंगे तो वहां से भी लगभग आपका 2.5 से 3 किलोमीटर अंदर पड़ेगा। तो वहां गेट पे आपको बता दूं कि जब भी आप कभी भीमबेटका घूमने जाएं तो पैदल कभी ना जाएं। आपके पास कोई ना कोई व्हीकल होना चाहिए, कोई ना कोई साधन होना चाहिए, नहीं तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि कई तरह के जंगली जानवर वहां घूमते रहते हैं जो आपका शिकार कभी भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप कभी भी बिना साधन के नहीं जाएंगे अगर कभी घूमने का मन हुआ तो। क्योंकि मैं गया हूं तो फंसा था एक बार। मैं ये बिना साधन के चला गया था और गेट पे खड़ा था। ये तो कहो कि एक आदमी जा रहा था अंदर, तो उसके बाइक पे हम बैठ करके किसी तरह से निकल गए। फिर वहां से आते समय टूरिस्ट लोगों के साथ किसी तरह से वापस चले आए। लेकिन हाँ, वहां पे हम लगभग 4 से 5 घंटे आराम से घूमे, एक एक चीज के बारे में जानकारी लिया। अच्छा, जब वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर एक पत्थर कछुए के मॉडल का है, आप उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही रमणीय दृश्य है। ठीक है। तो मानव ने चित्रकारी करना सबसे पहले कहां से प्रारंभ किया, तो आप कहोगे रायसेन जिला में। कहां पर? तो भीमबेटका गुफा में पहली चित्रकारी आपको देखने को मिलेगी। फिर आते हैं हम मध्य पाषाण काल में। जब हम मध्य पाषाण काल में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहां पर आदमी कुत्ता पालना शुरू करता है, यानी कुत्ता पालना शुरू करता है। और अंत्योष्टि कार्यक्रम, क्या भैया? अंत्योष्टि कार्यक्रम, जिसको आप अंतिम संस्कार के रूप में जानते हैं, अंतिम संस्कार करना प्रारंभ किया। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल का व्यक्ति काफी हद तक, यानी नवपाषाण काल का मानव काफी हद तक सभ्य हो चुका था और खेती करना प्रारंभ कर दिया था। क्या भैया? खेती करना प्रारंभ कर दिया था। और उसके द्वारा निर्मित सबसे पहला वस्तु जो था उसके द्वारा निर्मित, तो वो था आपका पहिया। उसने पहिए का आविष्कार किया, यानी सबसे पहले अगर उन्होंने कुछ बनाया तो वो पहिया बनाया। और नवपाषाण काल में उन्होंने कृषि करना शुरू कर दिया। और जब कृषि करना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है, खेत के आसपास ही अपना डेरा डालेंगे, यानी अपना आवास बनाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि स्थायी आवास भी उनका नवपाषाण काल में, सॉरी, हाँ, नवपाषाण काल में शुरू होता है। ठीक है। फिर आते हैं ताम्रपाषाण काल में। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, ताम्रपाषाण काल, इसमें तांबे की खोज शुरू हो गई, तांबे की खोज हो गई। और जब तांबे की खोज हुई तो इससे औद्योगिकीकरण आगे की ओर बढ़ा, यानी औद्योगिक विकास होना शुरू हो गया। और जब उसके आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं सिंधु सभ्यता। जब हम उसके आगे बढ़ेंगे तो हम आद्य ऐतिहासिक में पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। और यही हमारे यूपी ट्रिपल एससी पेट का पहला टॉपिक है, सिंधु सभ्यता। आइए हम सिंधु सभ्यता के बारे में जानते हैं। तो जब हम सिंधु सभ्यता की बात करते हैं, जब हम सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सिंधु सभ्यता विश्व की, सिंधु सभ्यता विश्व की विश्व की पहली विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। तो विश्व की पहली शहरी सभ्यता कौन थी? तो आप कहोगे सिंधु सभ्यता। ठीक है। अब इस सभ्यता का नाम सिंधु ही क्यों पड़ा? तो आप जानते हैं कि
कैलाश मानसरोवर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु, जो जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में जाती है और फिर अरब सागर में गिर जाती है। अच्छा, इन सिंधु, ये जो सिंधु नदी है, इसमें 5 नदियों का समावेश होता है। यानी हम कहें तो सिंधु एक नदी तंत्र बनाती है। सिंधु नदी एक सिंधु नदी तंत्र बनाती है जो कि काफी ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। तो जाहिर सी बात है, मानव सभ्यता वही फल फूल सकती है या उसका विकास वही हो सकता है जहां पर पानी की उपलब्धता हो। तो आप देखिए, यहां पर सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास इत्यादि नदियां सिंधु नदी में जाकर मिलती थी और इन्हीं नदियों के आसपास सिंधु सभ्यता यानी इस सभ्यता का विकास होता है। और यह सभ्यता लगभग 2500 साल से शुरू होकर के 2500 साल से शुरू होकर के 1750 साल तक चलती है। अभी जस्ट इसके पहले हमने बताया कि ताम्र पाषाण काल में तांबे की खोज हुई और औद्योगिकीकरण का विकास होना शुरू हो गया। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिंधु सभ्यता थी, ये सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन का विकसित रूप थी। यानी ये सिंधु सभ्यता ताम्र पाषाण काल का विकसित रूप हुआ करती थी। यानी ताम्र पाषाण काल का विकसित रूप कौन सी सभ्यता थी? तो आप कहोगे सिंधु सभ्यता थी। क्योंकि हमारा मेन फोकस सिंधु सभ्यता पर ही है, तो इसके पीछे को हम फोकस न करके हम केवल और केवल सिंधु सभ्यता को ही फोकस करेंगे। तो विश्व की पहली शहरी सभ्यता कौन सी थी? तो आप कहोगे सिंधु सभ्यता। इस सिंधु सभ्यता का कालखंड कितना रहता है? तो 2500 साल से लेकर के 1750 साल तक। अब देखिएगा, ताम्र पाषाण काल का विकसित रूप क्या था? तो ताम्र पाषाण काल का विकसित रूप क्या था? आप कहोगे सिंधु सभ्यता। क्या था भैया? आप कहोगे सिंधु सभ्यता। ठीक है। अब देखिएगा इसके आगे, जब हम सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का फैलाव यानी इसका क्षेत्रफल कहां से कहां तक था और कितना था? तो हम ये देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो फैलाव था या सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था उसकी बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जम्मू कश्मीर, कहां भैया? जम्मू कश्मीर में एक स्थान है जिसका नाम है मांडा। क्या नाम है भैया? मांडा। तो हम यहां पर लिख देते हैं मांडा। अब मांडा की बात करते हैं तो मांडा किस नदी के किनारे थी? यानी मांडा जो जगह था वो किस नदी के किनारे था? तो मांडा चिनाब नदी के किनारे था। मांडा किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। तो सबसे उत्तर में अगर हम देखते हैं तो सबसे उत्तर में इसका फैलाव कहां था? मांडा में। फिर उसके बाद हम देखते हैं सबसे पश्चिम में। तो जब हम सबसे पश्चिम में बात करते हैं तो सबसे पश्चिम में एक जगह है जिसको हम जानते हैं, जो कि पाकिस्तान में है, सुतकांगडोर। किस नाम से जानते हैं? सुतकांगडोर। सुतकांगडोर। ये सुतकांगडोर कहां है? तो आप कहोगे सुतकांगडोर पाकिस्तान में है। और सुतकांगडोर किस नदी के किनारे है? तो सुतकांगडोर दास्क नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? तो आप कहोगे दास्क नदी के किनारे है।
और फिर जब सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी भाग देखते हैं तो सबसे दक्षिणी भाग आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, जिसको हम दायमाबाद के नाम से जानते हैं। दायमाबाद, ये दायमाबाद कहाँ है? तो दायमाबाद महाराष्ट्र में है। यानी सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी क्षेत्रफल, यानी दक्षिणी क्षेत्रफल का फैलाव कहां तक था? तो महाराष्ट्र के दायमाबाद। और जब हम पूर्व पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में इसका फैलाव कहां तक था? तो पूर्व में इसका फैलाव यूपी के आलमगीरपुर, यूपी के आलमगीरपुर, यानी उत्तर में इसका फैलाव मांडा, पश्चिम में सुतकांगडोर, पूरब में आलमगीरपुर और दक्षिण में दायमाबाद तक था। अच्छा, दायमाबाद किस नदी के किनारे? तो दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। और जब आलमगीरपुर की बात करते हैं तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे था। तो मांडा किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। सुतकांगडोर किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। दायमाबाद किस नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। और जब हम आलमगीरपुर की बात करते हैं तो हिंडन नदी के किनारे। यानी अगर हम एक तरीके से ये देखें कि उत्तर में इसका झुकाव फैलाव कहां तक था? दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में। तो उत्तर में भैया कहां तक था? तो मांडा। मांडा किस नदी के किनारे? तो आप कहोगे चिनाब नदी के किनारे। पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में सुतकांगडोर, सुतकांगडोर ये किस नदी के किनारे? तो दास्क नदी के किनारे। दक्षिण की बात करते हैं तो दा से दक्षिण, दा से दायमाबाद, दायमाबाद ये किस नदी के किनारे? तो ये भैया प्रवरा नदी के किनारे। और जब पूरब की बात करते हैं तो पूरब में हम देखते हैं यूपी के आलमगीरपुर, यूपी में आलमगीरपुर, यूपी में आलमगीरपुर, यूपी में ये आपका मेरठ, मेरठ के आसपास का क्षेत्र है आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? तो हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो हिंडन नदी के किनारे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो इसका क्षेत्रफल था ये किस आकार का था? तो आप देखिएगा यहां पर अगर हम बात करें तो मांडा को आप सुतकांगडोर से मिला दीजिए, सुतकांगडोर को आप दायमाबाद से मिला दीजिए और ये लगभग आपको लगभग त्रिभुजाकार की आकृति में देखने को मिलेगा। लगभग पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन लगभग त्रिभुजाकार आकृति आपको देखने को मिलेगा। यानी सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता ये त्रिभुजाकार थी। कैसी थी भैया? तो त्रिभुजाकार थी। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार मिलता है। और जब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल यानी सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जब हम सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना भैया? तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, अब यहां तक हो चुका हो तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको याद करने का तरीका देखिएगा, इसको याद करने का तरीका आप याद रखिएगा। एम से मांडा, सी से चिनाब, यानी एमसी। यहां पर देखिएगा सुतकांगडोर और दास, एस डी। और यहां पर देखिएगा दायमाबाद और प्रवरा, डीपी। अच्छा, ये वो वाली डीपी नहीं,
जो आप अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे लगाते हैं। ये डीपी, डी से भैया क्या, दायमाबाद, और पी से प्रवरा नदी, यानी प्रवरा नदी के किनारे दायमाबाद। ठीक है, तो ये वो वाला डीपी है। आगे चलते हैं आलमगीरपुर, तो ए एच, यानी हम कहेंगे अगर हम पूरब से लेकर के चलते हैं तो ए एच एम सी एच डी और डीपी। 6-7 बार आप इसको लगातार बोलेंगे और बार बार इसको आप देखते रहिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। मांडा किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे, एमसी। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, एएच। दायमाबाद किस नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे, डीपी। और जब इधर की बात करते हैं पश्चिम की, तो पश्चिम में सुकांदोर किस नदी के किनारे, तो दास, यानी एस डी। ये आप याद रखिएगा। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। तो यहां तक हो गया हमारा विश्व की पहली शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता। ताम्रपाषाण काल का विकसित रूप सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, अब बात आती है कि सिंधु सभ्यता को खोजा कैसे गया, मतलब पता कैसे चला कि यहां सिंधु सभ्यता है, या सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल मिले हैं किसने खोजा होगा। तो अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या उतार लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आगे। आगे हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता का पता कैसे चला कि यहां पर सभ्यता है। तो सबसे पहले चार्ल्स मैसन, इसने भैया सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने इसकी सूचना दी, यानी चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले सूचना दी कि यहां पर कुछ ना कुछ तो है, यहां पर कुछ ना कुछ तो है, यानी उसने कुछ तो देखा होगा जिसके आधार पर उसने कहा कि यहां पर कुछ ना कुछ तो है। फिर सर्वेक्षण, यानी चार्ल्स मैसन ने यह सूचना दिया, यह सूचना प्रसारित की कि यहां पर ऐसी कोई सभ्यता है जिससे हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं मानव सभ्यता के बारे में। तो सर्वेक्षण की बात आती है, जब सर्वेक्षण की बात आती है तो जेम्स कनिंघम तो जेम्स कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। जेम्स कनिंघम ने सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण के बाद बताया कि हाँ यहां पर कोई न कोई सभ्यता थी। अब इसको हम किस तरीके से इसके बारे में पता लगाएं, तो उसके बारे में सर्वेक्षण किया और बात आती है नामकरण की, तो इस सभ्यता का नामकरण यानी सिंधु सभ्यता किसने किया, इसका नामकरण, तो जॉन मार्शल। कौन भैया, जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का नामकरण किया। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया और इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने किया। सॉरी, हम दयाराम साहनी उधर लिख दिए हैं, चलिए आप समझ जाएंगे। तो इसकी खुदाई किसने शुरू किया, तो खुदाई शुरू किया दयाराम साहनी ने। और दयाराम साहनी ने
जो पहली जगह खुदाई किया उस स्थल का नाम क्या था? तो हड़प्पा। अब ये हड़प्पा जगह कहां पर था? तो हड़प्पा जगह पाकिस्तान में लाहौर के पास माउंट गोमरी। कहां भैया? पाकिस्तान के पास माउंट गोमरी जिला, माउंट गोमरी जिला, यानी माउंट गोमरी जिला में ये आपका हड़प्पा नामक स्थान पर इसकी खुदाई शुरू किया। किसने खुदाई शुरू किया? तो दयाराम साहनी ने खुदाई शुरू की। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने देखा कि एक कुछ उभरा उभरा सा प्रतीत हो रहा था। इन्होंने थोड़ा सा उसको खोद खाद के देखा तो पता चला कि हाँ, यहाँ पर कुछ तो है। और खोद और खोद, तो दयाराम साहनी तो खुदाई करवा रहे थे। तो जॉन मार्शल कहता है कि इसको और खोदो, निचवा कुछ ना कुछ है। तो जब और खोदा गया तो एक दीवार निकल के आई। फिर और खोदा गया तो पूरा का पूरा कमरा निकल के आया। अरे भैया, ये तो कमरा है, हैं? फिर ऐसे धीरे धीरे करके एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, और पूरा का पूरा एक शहर ही खोज लिया गया। और सबसे पहले खुदाई कहाँ की गई थी? हड़प्पा में। और ये कब की गई थी? तो सन 1921 में। सन 1921 में पहली खुदाई कहाँ की गई? हड़प्पा में। तो इसलिए सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम हम हड़प्पा सभ्यता भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है भैया। जैसे जैसे अगर घर का कोई बड़ा बेटा होता है तो उसी बड़े बेटे के नाम पे बाप को बुलाया जाता है। जैसे उसकी मम्मी, मान लो किसी का नाम है राकेश, तो राकेश बड़ा बेटा है। तो राकेश की मम्मी राकेश के पापा को कैसे बुलाएगी? राकेश के पापा, क्योंकि वो बड़ा बेटा है। और सबसे पहले खुदाई कहाँ? हड़प्पा। तो सबसे बड़ा बेटवा यही हुआ। तो इसके नाम पर ही सिंधु सभ्यता का नामकरण क्या किया गया? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने इतनी जानकारी ली। अब हम दूसरी क्लास में हड़प्पा सभ्यता के स्थानों को, यानी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, बनावली इत्यादि के खुदाई में, इत्यादि स्थलों के खुदाई में क्या कौन कौन सी जानकारी हमें मिली या कौन कौन सी सामग्री हमें प्राप्त हुई, और इनके जो खोजकर्ता, यानी जो इनकी खुदाई किसने किया, तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको जय